वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग साइंस के क्लास 1 पर बात करेंगे, जिसमें हम पोषण भाग एक न्यूट्रिशन पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं और इनसे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। साथियों, यदि आप वीडियोस का नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ मंगा सकते हैं। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जैसा मैं पढ़ाया हूं वैसा ही पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे आपका टाइम की बचत होगी, आप मल्टीपल रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि लिखने पर। ठीक है साथियों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, न्यूट्रिशन की बात करें तो यहां पर लिखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं, फिर उनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ को बनाने में किया जाता है। इसे हम पोषण कहते हैं। पोषण क्या है मेनली? साथियों, पोषण का मतलब है कि जो हम भोजन करते हैं नॉर्मल, अब ये तो डेफिनेशन एक किताबी लैंग्वेज हो गई। पोषण का मतलब ये है साथियों कि जो आपके थाली में भोजन आता है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वो आपके शरीर में जाकर किस प्रकार टूटते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसी को ही हम पोषण कहते हैं। समझ रहे हैं? किस प्रकार टूट के आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को ही हम पोषण कहते हैं। कम मिल रहे हैं पोषक तत्व यानी कि पोषण कम है, ज्यादा मिल रहे हैं पोषक तत्व यानी कि पोषण ज्यादा। ना समझ में आ रही है? तो पोषण का मतलब आपने बेसिकली समझ लिया क्या क्या है। तो साथियों, अगली बात हम करेंगे कि जो हम जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे शरीर के विभिन्न पोषक तत्व, उनके कैलोरी मास, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर कैलोरिफिक वैल्यू। समझ रहे हैं? आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, या विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट की साथियों अगर हम बात करें तो 4.2 कैलोरी पर ग्राम, यहां पर ध्यान में रखना है पर ग्राम है ये। समझ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी पर ग्राम। यहां वसा से, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वसा से 9.2 कैलोरी पर ग्राम होना चाहिए। यहां भी वसा से 9.2 कैलोरी पर ग्राम है साथियों। ठीक है ना? इसको मैं सही कर दूंगा, और आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको सही कर दीजिएगा। 9.2 कैलोरी पर ग्राम। बात समझ रहे हैं? यानी कि यदि 1 ग्राम का सेवन आप करते हैं साथियों तो इतनी ऊर्जा मिलती है। तो क्या फैट, विटामिन वगैरह से कोई एनर्जी नहीं मिलती? तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन हुए, मिनरल हुए, इनसे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। तो फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये बताइए सर, तो फिर ये जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं, ये जिनसे एनर्जी मिल ही नहीं रही है, वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी पर ग्राम। साथियों, प्रोटीन से बात करें तो 4.2 कैलोरी पर ग्राम, और यहां पर अगर हम फैट से बात करें तो वो भी 4.2 कैलोरी पर ग्राम, सॉरी 9.2 कैलोरी पर ग्राम। सबसे ज्यादा एनर्जी तो फैट से मिल रही है, तो हम क्यों ना सिर्फ फैट ही खाएं। बात यह है बेटा, 9.2 कैलोरी पर ग्राम तो मिल रहा है, लेकिन इसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, डाइजेशन आसान नहीं हो पाता। इसीलिए साथियों, संतुलित आहार में, बैलेंस डाइट में सबसे ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, ये सब लिखा हुआ है, परेशान ना होइए। उसके बाद प्रोटीन साथियों लिया जाता है, उसके बाद फैट लिया जाता है, और सबसे कम विटामिन लिया जाता है। बात समझ है? उसके बाद मिनरल्स का नंबर। कार्बोहाइड्रेट साथियों, अगर आपके भोजन में, भोजन आपके सामने 100% अगर उसका मान लो तो 55 से 60% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। प्रोटीन साथियों 25% चाहिए। उसके बाद फैट, विटामिन व मिनरल चाहिए। सबसे सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक तत्व है विटामिन और मिनरल्स। बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा बैलेंस डाइट अगर आपको लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, फिर क्या लेंगे? प्रोटीन लेंगे, फिर क्या लेंगे? फैट लेंगे, फिर विटामिन। अब आपका क्वेश्चन है, सर ये बताइए, ठीक है, आपने कहा कि वसा से एनर्जी ज्यादा मिलती है लेकिन उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं,
इसलिए इसका हम सेवन सबसे कम करते हैं। ये बताइए विटामिन और मिनरल फिर क्यों आवश्यक है? बेटा जैसे विटामिन और मिनरल है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है विटामिन व खनिज लवण इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यह मानव शरीर में उपापचय, उपापचय मतलब समझते हो मेटाबॉलिज्म, कोई चीज बनना कोई चीज टूटना साथियों उपापचय कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई चीज बने या टूटे इसी को ही हम कहते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। यहां देखिए लिखा हुआ है मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो उपापचयी क्रिया में भाग लेते हैं तथा मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथियों मानव की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है तो साथियों यह कैटलिस्ट की तरीके से, उत्प्रेरक की तरीके से काम करते हैं। ये उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। बात समझ में आया? कैटलिस्ट की तरीके से काम करते हैं, इसलिए ये आवश्यक है। और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आप देखे होंगे, विटामिन जब पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी, समझ रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऊपर से जो ब्लड है साथियों, ये ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। तो जिसको पीएच मतलब नहीं पता है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है। ये अम्लीय एक स्केल है साथियों जो कि अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को बताता है। अगर इसमें कितने खाने होते हैं? 1 से 14, और बीच में क्या होता है? 7। अगर किसी का पीएच 7 है, जैसे वाटर का पीएच जो पोर्टेबल वाटर होता है, पीने योग्य पानी होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। अगर 7 है तो पानी क्या है, मतलब तो जो भी मैटर आप ले रहे हैं वो न्यूट्रल है। 7 से ज्यादा है तो इसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय। 7 से कम है तो इसको कहते हैं अम्लीय। 7 से कम को मतलब एसिडिक कहते हैं, 7 से ज्यादा को बेसिक कहते हैं साथियों। बात समझ में आ रही है? तो आपने ये समझा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, कितनी एनर्जी इनसे मिलती है। सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ये बात समझ में आ रहा है? यहां पर आपने देख लिया ये। दूसरा संतुलित आहार, जैसे अभी जस्ट मैंने बात किया कि भाई संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व अन्य खनिज लवण। सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर विटामिन। वही प्रोटीन, फैट और विटामिन, फिर अदर मिनरल्स के आप यूज करेंगे। ठीक है। अब यहां साथियों कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहां पर यहां पर है क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जैसे यंग मैन है, जैसे मान लीजिए यंग मैन है, नौजवान व्यक्ति है, लैक्टेटिंग मदर है, जो मां बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, और एक प्रेग्नेंट लेडी है साथियों। ये घबराइए नहीं, सब कुछ आपको नोट्स पीडीएफ में मिलेगा। और एक सामान्य महिला है, लेडी है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा ये दूध पिलाने वाली मां है, सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किसको है? तो हो सकता है आप आंसर ये लगा दें, प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर। लेकिन भाई साहब इनका जो शरीर है वो नेचर ने ऐसा बना ही रखा है कि इनको ज्यादा वर्क करना चाहिए। और इनके मसल्स, इनकी जो हड्डियां हैं, इनकी जो मांसपेशियां हैं साथियों, ये ज्यादा वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए ही बनाई गई हैं। तो एक तरीके से इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। कितनी साहब? 2800 किलो कैलोरी पर डे। समझ रहे हैं? अब अगर ये बहुत हार्ड वर्किंग मैन है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो उसको एनर्जी इससे ज्यादा चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। लैक्टेटिंग मदर को इवन कम चाहिए। कितनी चाहिए भाई? 2750 किलो कैलोरी पर डे। प्रेग्नेंट लेडी की बात करें अगर हम साथियों, तो प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो ये समझिए 2700 किलो कैलोरी पर डे। और एक सामान्य महिला की साथियों बात करें तो 2200 किलो कैलोरी पर डे। ये एक बार आपके पीसीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं करवाया।
तो याद रखिएगा, यंग मैन को कितनी एनर्जी चाहिए पर डे, एक माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है उसको कितनी एनर्जी पर डे चाहिए, एक गर्भवती स्त्री को कितनी एनर्जी चाहिए, एक सामान्य महिला को कितनी एनर्जी चाहिए। यंग मैन भाई साहब को काम करें या ना करें, इनको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ में आए? अब वही देखो यहां लिखा हुआ है, नौजवान व्यक्ति, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, एक गर्भवती स्त्री, एक सामान्य। देखेंगे तो आपको ये किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा, ये मैं खुद नोट्स बना रहा हूं और इसी को ही मैं पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कुछ मेहनत कर रहा हूं, उस पर मैं आपको, हाँ, ये भले कह सकता हूं कि भैया ये जो आपको पीडीएफ, अब जैसे पीडीएफ है, अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो 499 रुपए का, चाहे वो हिस्ट्री का पीडीएफ हो चाहे वो क्वालिटी का पीडीएफ हो, सारा पीडीएफ इसी पे मिलेगा। मतलब इसी पैसे में ही आपको मिल जाएगा, एक अफोर्डेबल चार्ज है। चूंकि मेहनत कर रहे हैं तो उसका हम चार्ज आपसे मांगते हैं, ठीक। नहीं अगर आपको लेना है तो बढ़िया है, आप मेहनत करिए, आप इसके नोट्स बनाइए, लिखिए, क्या दिक्कत है। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत, अनाज, दूध, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत की अगर हम साथियों बात करें तो इसके मेन है सीरियल्स, समझ रहे हैं, और साथियों मिल्क। और मिल्क के लिए खास बात बोली जाती है साथियों, मिल्क को फुल डाइट बोला जाता है, फुल डाइट। साथियों इसको संपूर्ण आहार बोला जाता है, संपूर्ण आहार, इसको संपूर्ण आहार कहा जाता है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आ गया पीसीएस में, यदि ये संपूर्ण आहार है तो बताइए, यदि व्यक्ति दूध ही पीता रहे तो उसे कोई बीमारी होगी क्या? यस, बीमारी होगी। ये संपूर्ण कंप्लीट डाइट जरूर है, लेकिन साथियों उसमें विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखना, आयरन नहीं होता। तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा साहब? एनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, और विटामिन सी की कमी से क्या होगा भाई? स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी समझते हो ना? जैसे जो घाव होंगे वो पूजेंगे नहीं, भरेंगे नहीं, दांतों से मतलब मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो मेजर सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स मिल्क है, मिल्क। नोट ये करना है आपको, मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट डाइट बट इट डज नॉट कंटेन विटामिन सी एंड आयरन, समझ रहे हैं? दूसरा साथियों, अगर हम प्रोटीन की बात करें, दूध में तीन प्रोटीन पाई जाती हैं, थ्री प्रोटीन होती हैं। थ्री इन मिल्क मतलब थ्री इन मिल्क प्रोटीन इज फाउंड, इसमें तीन प्रकार की मिल्क प्रोटीन होती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, केसीन, बीटा कैरोटीन एंड एल्ब्यूमिन। यहां देखिए, केसीन, बीटा कैरोटीन एंड एल्ब्यूमिन, ये तीन प्रोटीन होती हैं साथियों। ये याद रखना, केसीन के कारण जो मिल्क होता है साथियों, ये व्हाइट होता है, व्हाइट। जैसे कोई गाय का दूध है या भैंस का दूध है, इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा, केसीन के ही कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण साथियों हल्का पीला होता है, लाइट येलो कलर होता है साथियों, हल्का पीला कलर होता है, लाइट येलो कलर होता है, समझ रहे हैं? जैसे गाय का दूध हल्का पीला आप देखते हो साथियों, बीटा कैरोटीन कुछ और नहीं, ये आप जैसे गोल्डन राइस आप पढ़ते हो, गोल्डन राइस पढ़ते हो ना, तो गोल्डन राइस कैसे बनाया जाता है? गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, यानी कि जीन इंजीनियरिंग के थ्रू ये बनाया जाता है। कैसे? राइस में साहब अगर बीटा कैरोटीन मिला दो, यही कैरोटीन मिला दोगे तो गोल्डन राइस बनता है। इससे होता क्या है, जब साथियों ये गोल्डन राइस आपके बॉडी में जाता है तो ये जो बीटा कैरोटीन इसका है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बीटा कैरोटीन जब राइस में मिला दिया जाता है तो उसे गोल्डन राइस कहते हैं। और यही गोल्डन राइस यदि व्यक्ति भोजन के रूप में ले रहा है तो यही गोल्डन राइस में उपस्थित बीटा कैरोटीन साथियों विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा कैरोटीन जहां भी होगा वहां उसका कलर लाइट येलो कलर कर देगा। तो बीटा कैरोटीन हल्के पीले रंग का चावल होता है ये साथियों, मतलब सॉरी चावल कह रहे, बीटा कैरोटीन हल्का, इसका जो कलर होता है हल्का पीला, लाइट येलो कलर होता है। गाय का जो साथियों दूध होता है, जब आप उसे गर्म करते हो देखते हो हल्का पीला कलर देता है, हल्का येलो कलर देता है। तो साथियों वो क्या है? बीटा कैरोटीन ही है, जो आपके बॉडी में जाएगा और क्या कर देगा? विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? एंड एल्ब्यूमिन, यहां पर ध्यान में रखना, एल्ब्यूमिन है साथियों, MIN है। इसको मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि साथियों एल ब्यू मेन जो होता है ये अंडे की प्रोटीन है,
ये अंडे की प्रोटीन है। जैसे कोई अंडा है, अंडे में यॉक वाला पार्ट जो आप देखते हो, बहुत लोग तो, मैंने बहुत सारी ऑफलाइन क्लासें की तो उसमें बहुत सारी लड़कियां और लड़के अंडे ही नहीं देखे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं। कुछ लड़के, बहुत सारे मैंने गलती से बोल दिया, कुछ लड़के ऐसे भी थे या लड़कियां ऐसी भी थी जो अंडा नहीं देखी भाई। ये अजीब बात है कि मतलब क्या ही अब इस पर हम बात करें। तो जो बॉइल्ड एग होता है साथियों, उसकी पपड़ी अगर हटा दो तो उसके दो पार्ट होते हैं। पपड़ी अगर हटा के देखोगे तो बाहर वाला व्हाइट कलर वाला पार्ट है और अंदर वाला यॉक कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो साथियों ये जो व्हाइट पार्ट है इसमें 90 मतलब 95% प्रोटीन है, और उस प्रोटीन को साथियों कहते हैं एल्ब्यूमिन। लेकिन एल्ब्यूमिन किस में होता है? ये मिल्क में होता है। एल्ब्यूमिन किस में होता है? मिल्क में होता है। तो ये चीज बहुत ध्यान देना। देखो, यहां पर देखो, जैसे मैंने कौन कौन सी प्रोटीन बोली है भाई? केसीन प्रोटीन। केसीन के कारण कैसा होता है मिल्क जो होता है? हाँ, जो मिल्क होता है साथियों कैसा होता है? व्हाइट। अब कैरोटीन प्रोटीन के कारण क्या होगा भाई? कैरोटीन के कारण कैसा होगा? लाइट येलो कलर। हल्का पीला रंग। समझ रहे हैं? कैरोटीन। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? ये मेनली एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन साथियों अगर यही एल्ब्यूमिन में एल्ब्यूमिन हो, एल्ब्यूमिन है, तो ये अंडे की प्रोटीन है, एग की प्रोटीन है साथियों, अंडे की प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन क्या आपके दूध में ही होता है? तो ये चीज ध्यान में रखना, ये एक और जगह होता है साथियों। रक्त की जो प्लाज्मा होती है, ब्लड की जो प्लाज्मा होती है, ये नोट जरूर कर लीजिएगा। ब्लड की प्लाज्मा है, समझ रहे हैं? ब्लड की प्लाज्मा भी है। मतलब ब्लड के प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो एल्ब्यूमिन भी होती है। साथ में दूध में भी जो प्रोटीन होती है वो भी एल्ब्यूमिन होती है। तो ध्यान में रखना, एल्ब्यूमिन दो जगह पर है, एक तो ब्लड की प्लाज्मा में भी उपलब्ध है। समझ रहे हैं? हमारी जो रक्त है उसमें आप पढ़ते हो प्लाज्मा, प्लाज्मा का नाम खूब सुने होंगे इस कोविड वाले टाइम पे, प्लाज्मा डोनेट करना या प्लाज्मा लेना। इसमें साथियों एंटीबॉडी होती है, आगे चलकर हम बात करेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां हो गई? दो जगहों पर। एक तो ब्लड की प्लाज्मा साथियों, और दूसरा दूध में। कैरोटीन दूध में, मिल्क आप देख ही लिए, मिल्क में, सॉरी, केसीन प्रोटीन किसमें? ये मिल्क में। कैरोटीन किसमें? मिल्क में। बात समझ में आ रहा है? ये केसीन के कारण दूध क्या होता है? व्हाइट। कैरोटीन के कारण क्या होता है? हल्का पीला। एल्ब्यूमिन किस लिए जरूरी है? तो एनर्जी के लिए। अब साथियों एक और बात, एक प्रोटीन होती है साथियों किराटिन। ये देखिए यहां लिखा हुआ वही चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट। हाँ, किराटिन प्रोटीन। साथियों ये जो किराटिन प्रोटीन है, ये किराटिन प्रोटीन नाखूनों, बालों में पाए जाते हैं, जानवरों की हॉर्न, सींगों में पाए जाते हैं साथियों। ये देखियो एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाई जाती है। तो किराटिन से कंफ्यूज ना होना। किराटिन प्रोटीन नाखून, बालों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैरोटीन प्रोटीन साथियों लाइट येलो कलर के लिए जिम्मेदार है। ये सिर्फ अगर आप देखेंगे तो कौन से गाय में पाए जाएंगे मेनली, मतलब कौन से जानवरों में पाए जाएंगे? गाय के दूध में सबसे ज्यादा, इसीलिए उसका कलर येलो होता है, लाइट येलो होता है। बात समझ में है? तो केराटिन अलग है, कैरोटीन अलग है। समझ रहे हैं? अब कार्बोहाइड्रेट के हम प्रकार में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो साथियों मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है साथियों, पॉलीसेक्राइड है। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक करके अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में, टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, साथियों मोनोसेक्राइड।
जैसे पूरे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। वैसे ही साथियों, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट मोनोसेकेराइड होता है। समझ रहे हैं? अब इसमें क्या क्या आता है? आपने खूब नाम सुना होगा ग्लूकोज का, आपने खूब नाम सुना होगा फ्रक्टोज का, आपने खूब नाम सुना होगा राइबोज, आपने कम नाम सुना होगा जाइलोज का। साथियों, जो ग्लूकोज होती है रक्त की शर्करा है, ब्लड शुगर है। फ्रक्टोज जो है साथियों, फ्रूट शुगर है। ये देखो, राइबोज शुगर फाउंड इन डीएनए आरएनए। भाई डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही तो होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड ही तो होता है। तो ये जाइलोज शुगर फाउंड इन वुड, लकड़ी में जो शुगर पाई जाए उसे हम जाइलोज कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्लूकोज किसके अंतर्गत आता है? साथियों, ब्लड शुगर है कि फ्रूट शुगर है कि डीएनए आरएनए में पाया जाने वाला शुगर है? तो आप ब्लड शुगर बताएंगे, रक्त की शर्करा है। ग्लूकोज फ्रक्टोज किस में आते हैं? मोनोसेक्राइड में आते हैं, डाइसेक्राइड में आते हैं, ओलिगोसेक्राइड में आते हैं, अथवा पॉलीसेक्राइड में आते हैं। ये चीज, डाइसेक्राइड की अगर बात करें तो साथियों इसमें आता है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट, लैक्टोज, लैक्टोजन शुगर, एक लैक्टोजन दूध आता है बच्चों वाला। तो साथियों, दूध की जो शुगर होती है उसे लैक्टोज कहते हैं। सुक्रोज गन्ने की शुगर कहलाती है। अच्छा, एक चीज नोट कर लीजिएगा साथियों, कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी? भाई स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? तो याद रख लेना, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, सबसे मीठी शुगर कौन सी है? फिर तो फ्रक्टोज को आपको बताना है, फ्रक्टोज को कहते हैं। अच्छा, हनी शुगर कौन सी होती है? हनी में कौन सी शुगर होती है? हनी शुगर का मतलब शहद में कौन सी शर्करा होती है? शहद में कौन सी शर्करा होती है? तो भी साथियों फ्रक्टोज होती है उसमें। फ्रूट में भी पाई जाती है और इसमें। समझ रहे हैं? गन्ने की शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब साथियों डाइसैकेराइड है। ठीक, अब आगे बढ़े, ओलिगोसेक्राइड। साथियों, 3 से 10 तक के मोनोसेक्राइड जब आपस में मिल जाते हैं, मतलब ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, 3 से लेकर 10 तक के मोनोसेक्राइड वाले जितने हैं सभी के सभी किसमें आएंगे? ओलिगोसेक्राइड में आएंगे। इन विच 3 to 10 monosaccharides आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, साबुन बनाने में, प्लास्टिक वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ओलिगोसेक्राइड तो ये है। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है साथियों, जब 10 मोनोसेक्राइड से अधिक अवयव मिलकर, एलिमेंट्स मिलकर कोई शुगर बनाते हैं, 10 मोनोसेक्राइड से अधिक, 11, 12, 13 इस तरीके वाले, तो उसे साथियों पॉलीसेक्राइड में रखा जाता है। उसे पॉलीसेक्राइड में रखा जाता है। 10 मोनोसेक्राइड से अधिक वाले को ही हम किसमें रखते हैं? पॉलीसेक्राइड में। इसके अंतर्गत सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है, काइटिन आता है, ग्लाइकोजन आता है। और यहां पर ध्यान से समझ लो, वही चीजें यहां लिखी हैं। देखो, अगर साथियों पॉलीसेक्राइड की बात करें तो प्लांट में भी पॉलीसेक्राइड है, पादप में भी है, इसे फ्लोरा भी कहते हैं, और एनिमल में भी है, जंतु कहते हैं इसे, फौना के नाम से जानते हैं। जंतुओं में पॉलीसेक्राइड कहां होता है और पादपों में कहां होता है? आइए देखें। अगर प्लांट की बात करेंगे तो आपने खूब नाम सुना होगा सेलुलोज, आप खूब नाम सुनते हो स्टार्च का। तो साथियों, ये दोनों के दोनों पॉलीसेक्राइड है, दोनों के दोनों पॉलीसेक्राइड है। कहां पाए जाते हैं साथियों? जो सेलुलोज होता है ये प्लांट सेल वॉल बनाता है, पादप कोशिका भित्ति बनाता है साथियों, पादप कोशिका भित्ति। यानी कि आप सुने होंगे, पादप की जो कोशिकाएं होती हैं उसके चारों ओर एक भित्ति होती है, एक लेयर होती है, इसी को ही हम कहते हैं कोशिका भित्ति। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पादप कोशिका भित्ति बनाती है। स्टार्च क्या करता है? पादप प्लांट फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज। ये देखो, का प्रयोग पादप भोजन संग्रहण में होता है। सेलुलोज का प्रयोग पादप कोशिका भित्ति में होता है। ठीक है।
अब एनिमल में क्या होता है? तो एनिमल में साथियों आप नाम सुने होंगे काइटिन, आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोजन। तो काइटिन कहां होता है? देखो काइटिन इसमें अभी आगे आपको लिखा मिल जाएगा यहां पर, ये देखिए काइटिन का प्रयोग कुछ जंतु कोशिका भित्ति बनाने में, लेकिन बनाने में होता है काइटिन। अब आप कहोगे सर जंतुओं में सेल वॉल तो नहीं पाया जाता, यानी कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है साथियों, प्लांट में सेल वॉल होता है। प्लांट सेल वॉल तो सेलुलोज का बना है, प्लांट का सेल वॉल तो सेलुलोज का बना है, लेकिन एनिमल में तो सेल वॉल होता नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, जो एनिमल सम एनिमल है, जैसे साथियों आर्थ्रोपोडा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा जब फाइलम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, इसमें ज्यादातर इंसेक्ट वगैरह आते हैं, कॉकरोच वगैरह आता है। तो साथियों आर्थ्रोपोडा फाइलम के जंतुओं के ऊपर, कोशिका के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसमें सेल वॉल पाई जाती है। इनके जीवों में साथियों सेल वॉल पाई जाती है। कुछ जंतुओं में जहां सेल वॉल पाई जा रही है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। बात समझ में आया? तो प्लांट सेल वॉल किसकी बनी थी? सेलुलोज की। एनिमल सेल वॉल, कुछ एनिमल का प्रयोग कुछ जंतुओं की कोशिका भित्ति, इन एनिमल सेल वॉल, बट नोटिस दैट ऑल एनिमल हैव नॉट सेल वॉल। ये सम एनिमल के लिए है साथियों, कुछ एनिमल के लिए है, ये बात ध्यान में रखना। फॉर सम एनिमल, कुछ जंतुओं में है काइट। बात समझ में आ रहा है? तो प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना, एनिमल सेल वॉल काइटिन का ही बना है। अब साथियों ग्लाइकोजन क्या है? जैसे प्लांट में फूड स्टोरेज का काम कौन करता था साथियों? स्टार्च। प्लांट में फूड स्टोरेज का काम स्टार्च करता था, वैसे एनिमल में फूड स्टोरेज, हमारा जो हार्ट है, सॉरी हार्ट कह रहे हैं, हमारा जो लीवर है साथियों, उसमें फूड स्टोरेज का काम कौन करता है? तो ग्लाइकोजन करता है। कौन करता है? ग्लाइकोजन करता है। बात समझ में आए? तो आपने कार्बोहाइड्रेट के सारे टाइप्स देख लिए हैं। अब इसमें अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और एक बार हम लोग मतलब ऑनलाइन सेशन भी ले लेंगे, लाइव सेशन ले लेंगे, तो उसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, संडे वगैरह को रखेंगे जब मेरे पास टाइम होगा, डाउट्स वगैरह आपके होंगे, वो आप उसमें आप पूछ सकते हो। जितने भी डाउट्स वगैरह हो सब एक जगह नोट्स कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको पीडीएफ लेना है, थोड़ा समय को बचाना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना? तो आज के ये क्लास इतना ही। प्लीज सेशन को लाइक शेयर और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपने ये सब कुछ किया है तो दोबारा सब्सक्राइब और लाइक मत करिएगा, ठीक? क्योंकि दोबारा करने पर क्या होता है? अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है क्लास, तो इतना ही। जय हिंद।